नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक को स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसीएफ प्रतीक मलिक पर। और आज फिर मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन टेस्ट जिसके अंदर हम बात करेंगे 2018 दिसंबर के अंदर जो सीटेट का पेपर हुआ था उसकी इंग्लिश पेडागोजी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। व्हाट्सएप पे जुड़ने का फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि आपको हमारा 15 डेज़ हमने क्रैश कोर्स बनाया है वो आपको मिल जाएगा सीटेट का। ठीक है, वीडियो क्रैश कोर्स है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। लिंक हम आपको भेज देंगे। जिसकी मेन अगर चीज़ें मैं बताऊँ, 5 घंटे का CDP का कोर्स है जो सीटेट के लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट है। इसी तरह से आपका 3 घंटे का आपका मैथ पेडागोजी है, 3 घंटे का EVS पेडागोजी है। मतलब हर सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियो क्रैश कोर्स बना रखा है हमने। ठीक है, इसके अलावा अभी जो हम इससे पहले हमने एक टेस्ट सीरीज़ की थी जो कि अभी चल भी रही है, तो उसके अंदर हम CDP कवर कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं हमने CDP और हिंदी लगभग कर ली थी। अभी हमारी इंग्लिश चल रही है, उसी का पार्ट है ये वाली वीडियो। इसके अलावा आपको मिल सकता है EVS के जो 10 पेजेस नोट्स है जो पेपर 1 के अंदर EVS आती है आपकी, वो आपको फ़ायदेमंद साबित होगी अगर आप सीटेट पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको इसके अलावा ये 10 पेजेस में से हर साल 13 से 14 नवंबर का पेपर हर साल इस 10 पेजेस में से आ ही जाता है। ठीक है, चलिए व्हाट्सएप पे आपको अपना नाम और साथ में लिख के भेजना है इनमें से आपको क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ये पहले भी हमने बात की थी क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी बात की थी जो हमारा लास्ट टेस्ट था, तो उसमें भी हमने बताया था कि आपका जो आपका क्लोज टेस्ट होता है, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट होता है उसको आप क्लोज टेस्ट कहते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा मिसिंग पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा कि द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज। मैंने बताया था अपने जो मेरे नोट्स हैं उसके अंदर भी मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे 3 स्टेजेस होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे कौन कौन सी स्टेज होती हैं। तो गाइडेड बताया था आपको, फ्री राइटिंग बताया था, कंट्रोल्ड बताया था। तो पहली स्टेज होती है, फिर उससे ऊपर वाली गाइडेड आती है, फिर हमारी फ्री राइटिंग होता है। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, कई जगह क्या होता है, कई जगह जो ऑथेंटिक बुक है, हम बाहर के राइटर्स की बुक पढ़ते हैं, तो ये 3 स्टेजेस दी हुई है। ठीक है, तो ये स्टेज ही नहीं दे रखी, जो एडवांस राइटिंग है एडवांस राइटिंग की स्टेज ही नहीं दे रखी है। तो अगर मैं ये 3 स्टेज ही लेके चलता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा आपका फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग सबसे ऊपर की स्टेज है, मतलब लास्ट स्टेज आप कह सकते हैं जब 3 होती है। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी। लेकिन कुछ कुछ जगह, एक आध जगह मैंने ये भी पढ़ा है कि भैया ये जो आपकी थर्ड स्टेज है जो एडवांस राइटिंग वाली है, ये भी मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था। तो वहाँ पे इस स्टेज के बारे में बात की गई थी। तो अगर उसके हिसाब से देखूँ तो ये फोर्थ आंसर मेरा हो जाएगा, मतलब ये चौथी स्टेज ये हो जाएगी। ठीक है, ये तीसरा आंसर मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऑफिशियल बुक्स की बात करूं तो ऑफिशियल बुक्स में अभी तक हमारा फ्री राइटिंग ही आंसर मिलता है। तो इसका आंसर मैं फ्री राइटिंग ही देता अगर मैं पेपर देता तो। ठीक है दोस्तों, मैं आंसर सेकंड ही दूंगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं द प्रोसीजर ऑफ अल्फ़ाबेटिक मेथड इज। अल्फ़ाबेटिक मेथड का जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे अल्फ़ाबेट मैंने आपको बताया हुआ है, जो हमारी वर्णमाला होती है उसको आप अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, अब यहाँ दे रहे हैं वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, पैराग्राफ। पैराग्राफ तो होता ही नहीं हमारा। ठीक है, तो कह रहे हैं वर्ड सबसे पहले आता है, उसके बाद फ्रेज आते हैं, उसके बाद सेंटेंस आता है, उसके बाद आपका पैराग्राफ आता है। तो ये हमारी जो प्रोसीजर है उसका पार्ट नहीं होता पैराग्राफ। तो जहाँ जहाँ पैराग्राफ है उसको तो आप कैंसिल ही कर सकते हैं। लास्ट वाले में भी पैराग्राफ है, इसमें भी पैराग्राफ है। आपका आंसर क्या रह जाएगा, लेटर के बाद वर्ड बनता है, वर्ड के बाद फ्रेज बनते हैं, उन्हीं वर्ड से फ्रेज बनते हैं। ठीक है, और उन्हीं फ्रेज से फिर आपके सेंटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अलग अलग फ्रेज बना के सेंटेंस बन जाते हैं। तो ये है कि ये मेथड क्या होता है, आपका सेंटेंस किस तरह का बनता है, तो आप वो कह सकते हैं। तो इसका आंसर है 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, कह रहे हैं यू आस्क व्हाट हैज़ माई गवर्नमेंट डन फॉर यू, आई कैन आंसर इन 2 वर्ड्स अलोट, द क्वेश्चन पुट अप हेयर इज। अब देखो क्वेश्चन हमारे अलग अलग तरह के होते हैं। कोई हमारा प्रॉम्प्ट हो सकता है, कोई हमारा एक्सप्लेनेटरी हो सकता है, रिहोर्टिकल हो सकता है। तो इसमें से हमारा कौन सा है? तो देखो, जब हमसे अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे ना, तो ये जो क्वेश्चन है जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसमें उस बंदे से वो आप
जो बंदे से क्वेश्चन कर रहा है उससे वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो आंसर देगा, बजाय इसके उस बंदे ने खुद उसका उसकी तरफ से आंसर दे दिया। समझ रहे हो? तो जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि जिसका आपको आंसर सामने वाले से आप कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हो और आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आंसर देगा, ठीक है, या उसके आंसर के लिए आप क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो बताता हूँ, जब आप खाना वगैरह नहीं खा रहे होते हैं तो कई बार मम्मी या ऐसे कहती हैं, जैसे मेरी मम्मी तो कई बार कहती हैं कि खाना क्यों खाएगा तू, तू तो भूखा मरेगा। तो ये वाली जो चीज़ होती है कि उन्होंने पूछा तो है खाना क्यों खाएगा तू, तो लेकिन वो उस वे में नहीं था। मतलब ये हमारी क्वेश्चनिंग टेक्निक होती है एक रेहेटोरिकल। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन होता है एक्चुअली वो क्वेश्चन नहीं होता, वो उनकी तरफ से स्टेटमेंट ही होती है, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये जो पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट ही है कि आप किसी के ऊपर टोंट मार रहे हो या इस तरह की चीज़ें कर रहे हो। जैसे इन्होंने कहा कि तुम मेरे से पूछते हो कि मेरी गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि आई कैन आंसर इन 2 वर्ड्स अलोट, मैं 2 शब्द के अंदर ही मैं बहुत ज़्यादा आंसर कर सकता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट की तरह है, समझ रहे हो? ये आप दूसरे बंदे को ये नहीं कह रहे कि बताओ मेरे को आंसर, बताओ बताओ, वो चीज़ नहीं है। ये वाली जो टेक्निक होती है ना, ये हमारा ज़्यादातर आपका जो पब्लिक स्पीकर होते हैं उनके थ्रू, या जो मोटिवेटर होते हैं उनके थ्रू, या मम्मियाँ ताने मारते टाइम पे वो यूज़ करती हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कि एनसीएफ में इंग्लिश को क्या कहा गया है, ग्लोबल लैंग्वेज कहा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए कह रहे हैं कि रीड द एक्सचेंज, टीचर शैल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोज फ्लावर नियर द कॉरिडोर, कि हम बाहर चलते हैं और देखते हैं कि कॉरिडोर के आसपास जो फ्लावर है उनके नाम क्या है। अब बच्चे कहते हैं कि यस यस यस, जैसे आप लोग भी कहते हो कई बार, मैं जब टीचर आपकी क्लास ले रहा होता है, मुझे मत मानना भाई, ठीक है, मैं तो आपका भाई हूँ, बट जैसे मान लो उनको कहते हो हाँ 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 ठीक है ठीक है, तो इस तरह का। तो अब टीचर ने कहा कि ये हाँ 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 क्या होता है, यस मैम प्लीज़, हाँ यस मैम बोलो, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ होती है, अब टीचर ने क्या किया है, अब टीचर उनको सिखा रही है कि यस यस मत करा करो, कि यस यस यस, उनको वो यस यस क्या है, तो यस मैम, ठीक है, वो वाली चीज़। तो कह रहे हैं यहाँ टीचर क्या करना चाह रही है, मेक अ पोलाइट सजेशन टू स्टार्ट रीडिंग, नहीं भाई। कन्फर्म द स्टूडेंट रिक्वेस्ट, कन्फर्म कर रही है स्टूडेंट रिक्वेस्ट को, नहीं, वो देखो खाली ये नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे उन्होंने लिख रखा होता है यस मैम, तो वो कह देती है ओके चलो चलते हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ हो जाती है। ऑफर एन अल्टरनेटिव लैंग्वेज एक्टिविटी, नहीं। रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है, 4th आंसर है कि हमारा जो वो रिलेट कर रही है यहाँ पे लैंग्वेज फंक्शन को और पोलाइटनेस को, मतलब कि जो हमारा लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज के साथ में हम पोलाइट भी कैसे रह सकते हैं। अब कई बार ऐसे होता है ना कि कोई ये कहता है कि भाई वो तो कैसे भी बात कर ले, उसको तो ऐसा लगता है गुस्सा कर रहा है वो, तो उनके अंदर जो दिक्कत होती है वो ये होता है कि उनका जो लैंग्वेज फंक्शन होता है वो पोलाइटनेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, ठीक है। तो जो हमारी टीचर है वो यहाँ यही करना चाह रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर है क्वेश्चन, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग प्रिंटेड टेक्स्ट। आपके हिसाब से सेकेंड लैंग्वेज जब हम सीखते हैं उसमें विदाउट यूजिंग प्रिंटेड टेक्स्ट को हम यूज़ ना करते हैं तब हम सीखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज इमर्शन, ठीक है। ये मैंने आपको जो पेड नोट्स दिए हैं, जो बच्चों ने पेड नोट्स लिए हैं, उसके अंदर मैंने डाल भी रखी हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे आइकोनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। आइकोनिक मोड ऑफ, देखो ये आइकोनिक मोड था, हमने जब लर्निंग स्टाइल कर रहे थे तो उसके अंदर भी आया था ये आइकोनिक, ठीक है। तो वो किससे रिलेटेड था, वो हमारे इमेजेस एंड डायग्राम से था, ठीक है। जो विजुअल लर्नर थे वो हमारे आइकोनिक लर्नर हम उनको कह सकते थे, जो देख के सीखते हैं, तो वो इमेज एंड डायग्राम आप ये कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे हमारे अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं, उनमें से एक होते हैं होमोग्राफ। होमोग्राफ क्या होता है, वर्ड एक ही होता है, ठीक है, लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अपने हिंदी में भी देखी होंगी ये सारी चीज़ें,
कि कनक कनक ते सोगुनी, तो इसके अंदर जो दोनों कनक आए हैं उनका मतलब अलग है, ठीक है। तो जो ये हमारा यमक अलंकार होता है, तो ये आप यही कह सकते हैं कि एक ही वर्ड रहेगा लेकिन उसके मीनिंग दो अलग अलग रहते हैं, तो वो आपके इंग्लिश के अंदर उनको क्या कहते हैं, होमोग्राफ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो भाई, कह रहे हैं कि साइट वर्ड क्या है। साइट वर्ड इज़ द वोकेबलरी आइटम। अब ये मेनली हमारे वो वर्ड हैं जिनको हम छोटे बच्चों को याद करवा देते हैं। जैसे बताते हैं डॉग, डॉग का मतलब क्या होता है भाई, कुत्ता होता है। कैट का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ वोकेबलरी है जो हम उनको याद करवाते हैं कि ये हमारी कॉमन वोकेबलरी है और जिसका यूज़ हमारा होता रहेगा। तो वो ऐसी होती है जिसके अंदर दैट रीडर रिकॉग्नाइज फाइंड मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। बच्चा ज़्यादा कोई एनालिसिस ना करे और ऐसे कैसे, क्योंकि उसको याद होंगे ना ये वर्ड, तो वो हमारे साइट वर्ड होते हैं जिनको हम मेनली हम याद करवाते हैं बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं ग्रामर टीचिंग के लिए कौन सा मेथड हमारा अच्छा होता है। इंडक्टिव होता है, मैंने पहले भी बताया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फ्लावर एंड हेज रिगार्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल एज द प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल। कि फ्लावर एंड हेज ने कौन सी स्किल को, ये 4 स्किल होती है हमारी, आपको पता होगा, ठीक है, इनको किसको कहा था कि प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं 1980 में ये रिसर्च कर रहे थे, या ये कहिए इन्होंने जो हमारी राइटिंग स्किल था ना, राइटिंग स्किल को ही ये वाली चीज़ कही, और इन्होंने कहा कि हमारी राइटिंग स्किल की 3 प्राइमरी प्रोसेस होती है। पहली होती है कि हमारी प्लानिंग करना, फिर होती है हमारी ट्रांसलेट करना, फिर हमारी लास्ट में रिव्यू करना। तो ये हमारी राइटिंग स्किल थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं, राइटिंग स्किल के बारे में बात की थी 1980 में इन्होंने। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फाइंड आउट द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड। फंक्शन वर्ड हमारे क्या होते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो थोड़े से बता देता हूँ। देखो हमारी प्रीपोजिशन हमारे फंक्शन वर्ड में आ जाता है, इसी तरह से प्रोनाउन आ जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाते हैं, इसी तरह से हमारे कंजक्शन आ जाते हैं, हमारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनमें से देखेंगे तो हमारा जो ये एंड है ये हमारा होता है फंक्शन वर्ड। अब इनका मतलब क्या होता है, देखो ये हमारा पार्ट होता है सिंटेक्स का पार्ट होता है, ठीक है। सिंटेक्स का मतलब कि वर्ड आगे पीछे कैसे लिखा जा रहा है, एज सच वो कोई मीनिंग को चेंज नहीं करते हैं। हमारे किसी भी वर्ड का जो फंक्शन वर्ड होते हैं वो कभी भी किसी चीज़ के मीनिंग को बदलेंगे नहीं, ठीक है। तभी हमारा जब भी क्लोज टेस्ट होता है या कोई आपका पेपर में आप तैयारी करते हो, ठीक है, तो आपसे फंक्शन वर्ड ही पूछा जाता है कि बताओ यहाँ पे इन आएगा, एट आएगा, क्या आएगा वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आप वो मीनिंग तो आ रहा होता है उसका, जो उसके बिना फंक्शन वर्ड के भी उसका मीनिंग आ रहा होता है, लेकिन सिंटैक्स के हिसाब से यानी ग्रामर के हिसाब से हमारी क्या चीज़ सही होनी चाहिए, क्या लगना चाहिए, इसीलिए हमसे ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। कभी भी आपसे देखो फंक्शन वर्ड, एक और तरीका बता देता हूँ आपको। अगर मान लो आपका कभी भी कोई एक लाइनें हैं, ठीक है, आपसे कोई क्लोज पूछा हुआ है, क्लोज यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स पूछा हुआ है, तो आपके हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स में से इन चारों में से क्या आ पाएगा। देखो चैंपियन, अब हमको नहीं पता वो बंदा चैंपियन है या नहीं है जो हम चैंपियन भरते हैं। एंडसम हम नहीं भर सकते, सीजम हम नहीं भर सकते। एंड ऐसा वर्ड होगा जो हम भर सकते हैं, ठीक है। एंड, क्योंकि एंड का अपने आप में एंड कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये अपने आप में कोई मीनिंग रखते हैं, समझ रहे हो। और इनका उस भरने पे अगर मैं उसी में ये वाली चीज़ भर दूंगा और ये वाली चीज़ भर दूंगा, मीनिंग बदल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो जो हमारा एंड होगा ये एक ऐसी चीज़ है जो फंक्शन वर्ड में आ जाता है, जो कि मैंने आपको थोड़ी से पहले बताई भी है अभी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो वही वाली चीज़ आ गई जो ऊपर हमने बात की थी ना, जो एज के बारे में और उनके बारे में बात की थी अभी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है, इन्होंने तीन दिए थे, तो उसके अंदर रिव्यू था, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि आपके हिसाब से जो रिव्यू है वो क्या होता है, वो हमारा किसी भी चीज़ का क्रिटिकल इवेल्युएशन होता है रिव्यू, ठीक है। जो 3 प्रोसेस होती है हमारी राइटिंग की, उनमें से एक होता है रिव्यू, जो हमारा हेज ने दिया था और फ्लावर ने दिया था 1980 में, तो उसका मतलब होता है क्रिटिकल इवेल्युएशन। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कंटेंट वर्ड्स कौन से होते हैं। कंटेंट वर्ड्स होते हैं भैया हमारे लेक्सिकल वर्ड होते हैं कंटेंट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। एक लैंग्वेज से जब दूसरी लैंग्वेज में हमने बदला
तो हमारा ये चेंज हो गया, जो मीनिंग था या फिर हमारा मतलब हमारी एरर आ गई है। तो देखो क्या होता है, पहला पहला देखते हैं। द स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन, ये हिंदी में हम कहते हैं कि वो एग्ज़ाम देकर आया है, लेकिन इंग्लिश के अंदर राइट होता है, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग देयर एग्जामिनेशन, तो ये हमारा होना चाहिए था, ये ही गलत है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय, रीडिंग स्किल हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डेवलप हो सकती है। कह रहे हैं कि फोकस ऑन द यूज़ ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, ठीक है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले कह रहे हैं डूइंग वोकैबुलरी नहीं, डूइंग ड्रिल नहीं, राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन ऑन द टेक्स्ट, ये भी गलत है। यही हमारा पहले आंसर ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब हम फोकस करेंगे कि हमारे वर्ड्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारी रीडिंग स्किल बेहतर होगी। तो यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये कह रहे हैं कि हु वुड बी द इम्प्लीमेंट कौन करेगा। एक्चुअल एजुकेशन है जो, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है। एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करता, स्टूडेंट पे तो इम्प्लीमेंट होती है। करिकुलम इम्प्लीमेंट, तो करिकुलम तो एक तरह से उसका पार्ट है। तो हमारा जो टीचर होता है, टीचर ही एक ऐसी चीज़ है जो एजुकेशन को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, फोर्थ आंसर है इसका हमारा। कह रहे हैं इनमें से बताओ लिसनिंग स्टिमुलस हमारा कौन सा है। क्या लिसनिंग स्टिमुलस इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट। नहीं भैया, ये हमारा नहीं होता। इनेबल स्टूडेंट टू डिस्कस अ सेट ऑफ क्राइटेरिया दैट दे प्रायोरिटाइज टू कंप्लीट द प्रेजेंट टास्क। नहीं, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी। देखो भाई हमारा कई बार हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, उनमें से एक है इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शन। ये हमारा लिसनिंग स्टिमुलस होता है, जो हमारे जो लिसनिंग है उसको और बेहतर बना। आपने देखा होगा कि हमारा जो डायरेक्शंस होती हैं वो हमें ध्यान से सुननी होती हैं, समझ रहे हो, वो हमें ध्यान से सुननी होती हैं, और उसमें अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो हमारा सारी लिसनिंग खराब हो जाती है। तो ये हमारी वही चीज़ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि इफ़ अ लैंग्वेज टीचर हैज़ टोट अ टॉपिक इन द क्लास एंड नो स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन इन अ क्लास। कह रहे कि एक लैंग्वेज टीचर ने कुछ टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद में एक भी बच्चे ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आपके हिसाब से क्या कह रहे हैं। शी हैड बीन एन एक्सीलेंट टीचर, कि वो जो टीचर है उसने बहुत अच्छा पढ़ाया है, जिसकी वजह से बच्चों को सारा समझ में आ गया है और वो पूछ नहीं रहे क्वेश्चन। फिर कह रहे हैं वाट एवर वाज टोट वाज बियॉन्ड द कंप्रीहेंशन ऑफ स्टूडेंट, कि बच्चों को वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट आर एट हायर लेवल ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन, स्टूडेंट अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, ये कहेंगे आप। तो मेरे हिसाब से यही है कि बच्चे क्वेश्चन वहाँ पूछते हैं जहाँ उनको डाउट होता है। डाउट आने के लिए उनको कुछ तो समझ में आएगा, तभी तो वो पूछेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड है, ठीक है, बियॉन्ड द कम्प्रीहेंशन ऑफ स्टूडेंट, कि उनकी समझ से ही बाहर था वो टॉपिक जो उन्होंने पढ़ा है ना। कम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ, तो उनकी समझ से ही बाहर था। फिर अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर, कौन था फाउंडर स्ट्रक्चरल ग्रामर का। तो भैया हमारे फ्राइज थे। इसका आंसर क्या है, फ्राइज है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कई जगह इसके ऊपर डाउट होता है लोगों को कि फाउंडर कौन था, कि हमारा फ्राइज था या चॉम्स्की था, ठीक है। तो हमारा फ्राइज के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसका पूरा नाम था चार्ल्स कारपेंटर फ्राइज, और इन्होंने ये डायरेक्टर थे हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के। इन्होंने चीफ वर्क किया है, जो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक अप्रोच रही है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। और ये ओरल मेथड जो हमारा है, ओरल मेथड है, इसके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है फ्राइज को, ठीक है दोस्तों। तो टर्म की जब बात करते हैं हम, समझिएगा, तो उसके अंदर तो नाम इन्हीं का आता है, चॉम्स्की का, कि ये टर्म किसने दी थी। लेकिन इनके काम को जो पूरा जिसने किया ना, उसका वो मेन नाम आता है हमारा फ्राइज का, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जब सीटेट में जब ये क्वेश्चन आया था, बहुत लोगों का यही था कि भैया, और अगर मैं भी उस टाइम पे पेपर देता तो मैं चॉम्स्की आंसर लगाता, लेकिन जब आंसर की आई थी तो उसके अंदर फ्राइज आंसर था। जब फ्राइज के बारे में मैंने पढ़ा, तो जब डीप में पढ़ा, तो जब पाया कि भैया जो आगे जो काम किया था इसके ऊपर, तो फ्राइज ने किया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
कह रहे हैं द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। स्टडी ऑफ मीनिंग कौन सी होती है? सिमेंटिक होती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ये तो हमने कई बार कर रखा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंटैक्स क्या होता है हमारा? सिंटैक्स हमारा होता है जब हमारा ग्रामेटिकल वे में वो चीज़ ठीक है या नहीं है। सिमेंटिक क्या होती है? जब मीनिंग ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं द टीचर टेल्स अ स्टोरी अबाउट एनिमल, द चिल्ड्रन मेक एनिमल नॉइसेज एवरी टाइम दे हियर द नेम्स ऑफ एनिमल। कि जोन से भी नाम जानवर का नाम लेंगे उसी की आवाज़ बच्चे निकालने लग जाते हैं। तो ये हमारा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हमारा होता है मेथड, ये उसका पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए हमारा कह रहे हैं एनी ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ और डिवाइस यूज्ड इन द लैंग्वेज क्लासरूम फॉर रियलाइजिंग लेसन ऑब्जेक्टिव इज नोन एज। आपके हिसाब से इसको क्या कहेंगे? एनी ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हमने डेवलप कर ली हैं, एक्टिविटीज़ डेवलप कर ली हैं, डिवाइसेस को यूज़ किया है हमने लैंग्वेज क्लासरूम में, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? टेक्निक कहेंगे, सिलेबस कहेंगे, अप्रोच कहेंगे, मेथड कहेंगे। सिलेबस वाली चीज़ को तो हटा दो। अब जो बच्चे होते हैं वो इन तीन चीज़ों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर टेक्निक क्या होती है, अप्रोच क्या होती है और मेथड क्या होता है। समझो, हमारा एक विजन जो होता है किसी भी चीज़ का, हमारी एक सोच होती है, जो हमारी मेन थीम होती है वो होती है हमारी अप्रोच। जैसे अगर मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, तो ये अप्रोच ऐसी है जिसके अंदर हम ये कहेंगे या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो यानी कि इसके अंदर एक हमारा दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या है, कि जिसके अंदर लर्नर को, जो हमारा पढ़ने वाला बंदा है, वो प्राथमिक रहेगा, उसको उच्च स्थान प्राप्त है हमारा। ठीक है, तो ये अप्रोच होती है। जैसे अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह की बात करूं तो हर चीज़ की एक आप ये कहते हैं ना कि उनकी विचारधारा, आपकी जो विचारधारा आप कह सकते हैं ना, उसको आप कह सकते हैं कि वो अप्रोच होती है आपकी। ठीक है, कि जिसके बेसिस पे आपके अलग अलग मेथड बनते हैं। अब मान लो मैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच कही तो उसके अंदर हमारा प्ले वे मेथड हो गया है, उसी के अंदर हमारा एक्टिविटी मेथड हो गया है, उसी के अंदर हमारे अलग अलग मेथड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मेथड होते हैं इन्हीं के अंदर हम अलग अलग एक्सरसाइजेज यूज़ करते हैं, अलग अलग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ इनको यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? ये सारा का सारा काम हमारा मेथड में होता है। अब मतलब हमने क्या किया, हमने जो मेथड मैंने बताया प्ले वे मेथड आया, प्ले वे मेथड के अंदर आपने एक्टिविटीज़ बनाई अपनी। ठीक है, अलग अलग आपने एक्टिविटीज़ बनाई और ये सारी चीज़ें कराई। लेकिन अब उस एक्टिविटी को रियल लाइफ क्लासरूम के अंदर, ठीक है, रियल लाइफ क्लासरूम में हर टीचर अलग अलग तरह से यूज़ करता है। समझ रहे हो? रियल लाइफ क्लासरूम के अंदर, और वो कोई एक टेक्निक होगी। वो क्या होगी? वो कोई एक टेक्निक होगी, उसके अंदर एक ही गेम को, मान लो एक ही जो एक्टिविटी है, उस एक ही एक्टिविटी को अलग अलग वे से आप यूज़ कर रहे हो। समझ में आया? यहाँ पर बस बात थी कि एक्सरसाइज को और एक्टिविटीज़ को यूज़ किया, लेकिन जब बात करते हैं कि एक ही एक्टिविटी को अलग अलग तरह से जब बंदा यूज़ करता है रियल लाइफ क्लासरूम में, तो वो हमारी टेक्निक होती है। वो हर बंदे की, आपका मतलब अगर मैं बात करता हूँ कि जो प्ले वे मेथड होगा ना, प्ले वे मेथड मैं यूज़ करूँगा, मेरा अलग होगा, कोई और यूज़ करेगा वो उसका अलग होगा। उन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होगा वो हमारी टेक्निक की वजह से होगा, हमने किस तरह से उसको यूज़ किया है। समझ में आया? तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। हमारा आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अ टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ लैंग्वेज कोर्स फॉर रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग के लिए हमारा क्या किया जाता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन था। कह रहे हैं कि द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन कंट्रोल्ड मैनर कैन बी। कंट्रोल्ड मैनर हमारी कौन सी होती है? देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, जब हम राइटिंग स्किल्स के बारे में कर रहे थे तो हमारे 3 अलग अलग लेवल थे। पहला था कंट्रोल लेवल। कंट्रोल लेवल में आप फिल इन द ब्लैंक्स वाली चीज़ को कर रहे थे कि बस उसी के अंदर भरोगे। तो ये वही है कि द प्रैक्टिस ऑफ द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा गैप फिलिंग, या आपका जो क्लोज टेस्ट होते हैं वो आपका कंट्रोल्ड मैनर वाली चीज़ होगी। ठीक है, फिर आपका आता था कि जब आप करवाते थे गाइडेड लर्निंग। गाइडेड लर्निंग में जो स्टोरी हम लिखवा रहे हैं, तो वो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरह से आप कुछ पॉइंट दे दिए कि भैया खरगोश भी आना चाहिए, कछुआ भी आना चाहिए तेरी स्टोरी में, और स्टोरी खुद लिख ले। ठीक है, और एक आपकी फ्री राइटिंग थी। फ्री राइटिंग जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि हाईएस्ट लेवल होता है, उसके अंदर बच्चे को कुछ बताया नहीं है कि अपने मन से तो कुछ भी लिख,
तेरी मर्जी है। तो अगर मैं खाली इसको उसी तरह से कहूँ कि जो हमारा ग्रामर है, ग्रामर स्ट्रक्चर को कंट्रोल्ड मैनर में, तो गैप फिलिंग ही इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि ये बताओ ये किस तरह का सेंटेंस है। सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं और सिंपल होता है। पहली बात तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस तो नहीं होते, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गए। तो हमारा कॉम्प्लेक्स और सिंपल के बारे में बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि इन द बैकयार्ड द डॉग बार्क्ड एंड हाउल्ड एट द कैट। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ 3 सेंटेंस हमारे कौन कौन से होते हैं। देखो मतलब कि क्या क्या उनके अंदर डिफरेंस होता है। पहली बात तो करते हैं सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस यही होता है जो सिंपल होता है, जो आपका सिंगल सेंटेंस आप कह सकते हैं, एक ही सेंटेंस है, सिंगल है। ठीक है, उसके अंदर कुछ अलग से आपका डिफरेंस नहीं होता, उसके अंदर आपके 2 क्लोज नहीं होते, सिंगल क्लोज और रहता है। फिर आपका आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आपके 2 क्लोज होते हैं। 2 क्लोज यानी कि 2 छोटे सेंटेंस आप ये कह सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहता हूँ कि शी लाफ्ड व्हेन आई क्रैक अ जोक। ठीक है, तो जो शी लाफ्ड है वो किस लिए हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने क्रैक किया है, जोक क्रैक किया है। समझ रहे हो? तो इसके अंदर एक चीज का होना दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड होता है। एक चीज जो हमारी होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि एक सेंटेंस का होना दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक मतलब एक जो क्लोज है ना, सॉरी क्लोज कहना है मुझे, सेंटेंस गलत कह रहा हूँ। तो जो एक क्लोज है वो पूरी तरह से डिपेंड होता है दूसरे के ऊपर, कि वो दूसरा क्लोज हुआ ही इस वजह से है क्योंकि पहला क्लोज था। अगर मैं जोक नहीं सुनाता तो वो हंसती नहीं। ठीक है, तो यही वाली चीज़ है। इसके अंदर यूज कौन कौन से वर्ड कौन कौन से यूज हो जाते हैं, व्हेन आ गया। ठीक है, जैसे मैंने बताया शी लाफ्ड व्हेन आई क्रैक्ड अ जोक, या फिर ये आ सकता है कि बिकॉज आ सकता है, जब बिकॉज वाली चीज़ आ जाती है। शी क्राइड बिकॉज शी गोट बहुत कम मार्क्स, इस तरह की कुछ चीज़ भी आ सकती है। ठीक है, फिर आपका आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर एक्चुअली दोनों चीज़ें अलग अलग होती है और इनको एंड के द्वारा इनको जोड़ा हुआ होता है। ठीक है, आई एम हैप्पी, या फिर आप ये कह सकते हो कि देखो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं, मतलब ध्यान नहीं आ रहा। हाँ चलो देखो कि आई क्लियर्ड जामिया बीएड एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, एंड आई एम सो हैप्पी। अब देखो यहाँ 2 सेंटेंस बोल दिए मैंने, एंड से पहले बताया है एक और एक एंड के बाद बोला है। पहला तो कहा है आई क्लियर जामिया बीएड एंट्रेंस टेस्ट, सही है, सही है। इंडिपेंडेंट इसको यूज़ कर सकता हूँ। आई एम सो हैप्पी ये भी इंडिपेंडेंट यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने वो वाली बात कही थी कि शी लाफ्ड व्हेन आई क्रैक्ड अ जोक। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर मैं दूसरा सेंटेंस ये खाली यूज़ करूँगा व्हेन आई क्रैक्ड अ जोक, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं रही। इस जो ये सेंटेंस है व्हेन आई क्रैक्ड अ जोक, सिंगल सेंटेंस को मैं यूज़ ही नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो इस वजह से ये हमारा मतलब ये तरीका मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर जो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर हमारा सिंपल सेंटेंस आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं which one of the following method of teaching cannot be used in interchangeably with each other? इंसिडेंटल मेथड, डायरेक्ट मेथड हमारे यूज़ नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट मेथड होगा डायरेक्ट वही लैंग्वेज आप पढ़ाओ, तो यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें एक ट्रू स्टेटमेंट छांटनी है। असाइनमेंट नीड टू बी गिवन एज क्लास वर्क फॉलोड बाई होमवर्क एवरी डे टू वैरायटी एंड प्रैक्टिस ना। कह रहे हैं कि असाइनमेंट हमें बच्चों को डेली देने चाहिए, क्योंकि क्लास वर्क के बाद हमें उनको होमवर्क के लिए भी कुछ देना चाहिए, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है भाई। फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव एंड मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन। नहीं भाई, टीचिंग के बीच में भी यूज हो सकता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, मैंने बताया हुआ है। वाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग, सम आर यूज्ड
फॉर असेसमेंट 2, बिल्कुल सही बात है, यही हमारा आंसर है। असेसमेंट फॉर असेसमेंट, टू असेसमेंट, एज असेसमेंट, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो हमारा फॉर असेसमेंट भी हमारा फॉर्मेटिव का पार्ट था, ठीक है। तो ये थर्ड हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम, कि हमारी जो मदर टंग का कई बार इन्फ्लुएंस होता है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो हमारा बिहार या फिर जो हमारा ईस्टर्न यूपी है, वो जैसे स्कूल बोलते हैं तो स्कूल नहीं बोलते, वो स्कूल बोलते हैं, इसको स्कूल, ठीक है। आधा सा जब भी आएगा, स्टिक आएगा, स्टिक नहीं बोलते, वो स्टिक बोलते हैं, स्टिक, ठीक है। तो ये वाले इन्फ्लुएंस मैंने देखा है, तो वो मदर टंग की वजह से होता है उनका। तो वो कह रहे हैं कि इसको आप कैसे करेंगे, गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम मदर टंग, एग्जाम्पल देंगे मदर टंग के, नहीं। गिव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन टारगेट लैंग्वेज, गिविंग इनपुट फॉर द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल एंड ग्रेडेड मैनर, यही हमारा आंसर है। गिव इनपुट फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज की उससे हम इनपुट देंगे उनको, और हम उनको ग्रेडेड मैनर में और सिंपल मैनर में देंगे, जिससे वो अपनी लैंग्वेज को सीख पाए, ठीक है। मतलब उस लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस हो वो कम हो, हमारी जो लैंग्वेज हमारी टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बताना आपके कितने मार्क्स आए हैं इस टेस्ट के अंदर। धन्यवाद।